नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक बेद, एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट का प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अपनी जो डर है, कोरोना की मात्रा है, वो 50 दिन के प्रति डबलिंग रेट 50 दिन हो गई है। फिर डिस्चार्ज रेट 70% हो गई। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें हम सामना करते हैं। अभी भी जैसे कि अभी भी जो सस्पेक्ट पेशेंट हैं, उन्हें अभी भी दिक्कतें हो रही है। और ये जो सस्पेक्ट पेशेंट है जिसका HRCT पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कम है, वो ये गिनती में नहीं आते हैं और उन्हें अभी भी डर-डर की ठोकरें खानी पड़ती है। कोविड हॉस्पिटल भी उन्हें अपने ट्रायज एरिया में एडमिट नहीं करती है, क्योंकि कई कोविड हॉस्पिटल में ट्रायज एरिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये मात्रा भी जो है, कंपैरिज़न है, जो अपने डबलिंग रेट कम हुए हैं, वो भी हमेशा इस तरह से करना चाहिए कि पॉलिसी सेम हो। पहले हम लोग 100-2 रिपोर्ट करते थे, तो जो मात्रा डिस्चार्ज के कम हो जाते थे। और फिर अभी जो कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज हम लोग 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, बिना टेस्टिंग के भी कर रहे हैं। तो वो भी एक दिक्कत है, देखी गई है। लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी भी, पेशेंट अभी भी आ रहे हैं। ये अलग चीज़ हुआ है कि जो पहले गरीब पेशेंट आते थे, अभी वो चेंज हो के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच लोग ज़्यादा आने चालू हो गए हैं, क्योंकि वो अभी बाहर निकलना चालू हुए हैं। जितने लोग गरीब थे, जो झोपड़े में रहते थे, उनकी मात्रा पहले काफ़ी थी और शायद उनमें फैलाव अभी हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी शायद हो गया है कि अभी उनकी मात्रा कम हुई है। तो ये भी कारण है कि वो कम मात्रा में आने हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, वो भी काफ़ी कम हुआ है। पहले पूरे महाराष्ट्र में हम लोग की टेस्टिंग 35 टू 45% पूरे महाराष्ट्र की डर मुंबई में टेस्टिंग हुआ करती थी। अभी बाहर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, मुंबई में कम हो रही है। अभी भी जो एंटीजन टेस्ट की बात कर रही है, ओपन पॉलिसी की बात कर रही है, टेस्टिंग की जो प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रही है, उसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हुई है। प्रिस्क्रिप्शन के अभी जो हेल्पलाइन है, पेशेंट लोग को अभी भी नहीं मालूम कि वो कौन से हेल्पलाइन में फ़ोन करें तो उनका टेस्टिंग हो जाए। अभी भी जो हम लोग को भी अगर एंटीजन टेस्ट करना है, तो भी वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। लेबॉर्ट्री भी अभी तक वो सब लेबॉर्ट्री में अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल भी अभी ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो जब तक ये ईज़िली अवेलेबल ना हो, तब तक ये टेस्टिंग की मात्रा बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने लोग अभी भी बीमार हैं। और अचानक हमें मालूमात होगी 8-10 दिन, 15 दिन में, जब ये ईज़िली अवेलेबल होगा, कि किस तरह से सेकंड पीक आ गई है, वापस बढ़ोतरी हो रही है केसेज़ में, और ये संभव है। दूसरी चीज़, जहाँ तक कि 250 बिस्तर खाली है, उसकी बात की गई है। अभी हम देखेंगे तो 5 से लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर के सामने खड़े हो गए थे, इंजेक्शन रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब के लिए। मतलब इतनी मात्रा में लोग अभी भी आईसीयू में हैं। और ये आईसीयू की जो मात्रा कम हुई है, जो बेड की व्यवस्था ज़्यादा हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि नर्सिंग होम ने सामने से आके मदद की है। हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स ज़्यादातर, ऑलमोस्ट 100% जो नर्सिंग होम्स है पूरे बॉम्बे में, वो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स चलाते हैं। हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स की मदद से बिस्तर की मात्रा बढ़ गई है, आईसीयू की मात्रा बढ़ गई है, बेड की मात्रा बढ़ गई है। इसीलिए अभी कुछ व्यवस्था ऐसी हुई है कि बेड अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी अगर फ़ोन करें 1916 या लोकल वॉर रूम में फ़ोन करें और उनसे कहें कि मुझे गवर्नमेंट में जगह चाहिए या मुझे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जगह चाहिए, तो अभी भी आपको बिस्तर नहीं मिलेगी। आईसीयू में बिस्तर बिल्कुल नहीं मिलेगी और वेंटिलेटर भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि ये जो व्यवस्था कर रहे हो, वो सरकारी हॉस्पिटल में जो व्यवस्था कर रहे हैं, वो सरकारी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। जो जब वो व्यवस्था कर रहे हैं, वो टेम्पररी व्यवस्था है। वो आज 2-4 महीने के लिए रहेगी, फिर वापस हमारी ये हेल्थ व्यवस्था वैसी की वैसी हो जाएगी। तो मैं चाहता था, और हमारा सुझाव है, कि ये जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सुदृढ़ बनाया जाए। वहाँ पर जो 8-10 बेड का आईसीयू है, उसको 25-30 बेड का बनाया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पर आईसीयू में वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो कोरोना की पैंडेमिक ख़त्म भी हो जाए, तो भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था अच्छी हो, आगे चल के भी हमारे सिटीजन्स, नागरिकों को व्यवस्था अच्छी मिले। जंबो फैसिलिटी में एक और नुकसान ये किया है गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। उनको ये कहा गया गवर्नमेंट ने कि उसको एक, उसमें लोगों को विश्वास हो। तो विश्वास मतलब ये नहीं कि उसको आउटसोर्स किया जाए, उसके ऊपर 6000 प्रति बिस्तर दिया जाए, 50% का गारंटी दिया जाए बिस्तर की, और प्रायोरिटी दिया जाए कि पहले यहाँ एडमिट करेंगे, बाद में प्राइवेट में एडमिट करेंगे। तो इससे क्या होता है, प्राइवेट में आप 9,000 रुपया दे रहे हो या 6,000 दे रहे हो,
तो क्या 3,000 में वेंटिलेटर मिल जाता है? 3,000 में पूरी टीम आ जाती है, पूरी व्यवस्था आ जाती है, हॉस्पिटल का प्रॉपर्टी टैक्स सब आ जाता है? तो मतलब ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और 50% की गारंटी क्यों दी जा रही है? क्या 80% गारंटी जो आपने प्राइवेट लोग के बिस्तर को ली है, क्या वहाँ पर आपने दिया है पैसा? क्या वहाँ पर आपने गारंटी दिया है कि आपकी 80% बेड की मैं गारंटी देता हूँ और उसका पैसा भी हम देंगे? ऐसा नहीं किया गया है। तो इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो मन में शंका पैदा होती है कि इस तरह का आउटसोर्स और एक टेंडर क्यों पास किया गया है, जिसमें लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो टेंडर कर रहे हैं, और उनको नुकसान हो रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिनको सब व्यवस्था, टैक्स सब भरना पड़ रहा है। तो ये भी गलत है। तो जो गवर्नमेंट जो प्रतिनिधि बनाई है कमिटी में, उन्होंने उनको ही बाहर निकाल रखा है जो 80 to 90% हेल्थ व्यवस्था की जो चलाते हैं। उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को ही अपने साथ रखा है। उन्होंने, जैसे हमारे एसोसिएशन है, एसोसिएशन मेडिकल कंसल्टेंट, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो 90% हॉस्पिटल चला रहे हैं पूरे बॉम्बे में, और 90% जो एडमिट पेशेंट उनकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, और हमें ही बाहर रखा गया है। तो लोग उनको कैसे बताएंगे गवर्नमेंट को कि आपकी पॉलिसी सही है या उसमें सुधार किस तरह से करें? ये किस तरह से बताएंगे? तो ये गलत है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब ये देखे कि हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स भी इस प्रतिनिधि में शामिल हो, इस व्यवस्था में शामिल हो, कमेटी में शामिल हो, ताकि हम भी आपको एक रास्ता बताने में, सुझाव देने में, हमको इस तरह से किसी और को बोलने की ज़रूरत ना हो। हम आपको डायरेक्टली बोलें और कमेटी में बोलें कि किस तरह से हम व्यवस्था और सुधार सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।